हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। आज जयपुर में एक घटना घटी है और आज का मतलब कि मैं 5 दिसंबर को रात लगभग 11:30 बजे वीडियो बना रहा हूं। उस घटना घटने के कारण से ही मैं एक लाइव स्ट्रीम में था। लगभग 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एक फ़ोन आया है। उस फ़ोन पर एक सज्जन जयपुर से बात किए और उन्होंने कहा कि जयपुर में या वहाँ पर राजस्थान में कई ज़िलों में जो खुले में मांस बिक रहा है उसको साधु महात्मा लोग चूँकि जीत कर आए हैं तो वह लोग बंद करा रहे हैं और बंद कराने की वजह से उनके खिलाफ़ कोई शिकायत की गई है, जिसमें शिकायत करने वालों में आपका भी नाम दिख रहा है। मैंने कहीं सोशल मीडिया पर देखा है, वो बोल रहे हैं फ़ोन करने वाले कि कुछ लिस्ट है, इसमें आपका भी नाम है। तो क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं और आप त्रिपाठी हैं, उन्होंने अपने को ब्राह्मण बताया, तो इस नाते मुझे लगा कि मैं आपसे पूछ लूं, आपको सूचना दे दूं कि आपके बारे में यहां टहल रहा है। राजस्थान में एकदम पूरा हर जगह सोशल मीडिया पर ही दिख रहा है। वो कह रहे थे कि मैं बहुत सामान्य सा आदमी हूं, यूपी से आया हूं गांव से, और थोड़ी बहुत जयपुर में किसी तरह पेट पालता हूं। लेकिन जब मैंने उनकी प्रोफाइल चेक की तो उनकी प्रोफाइल जो है थोड़ी सी ज्योतिषी वाली मिली और सरकार के लोगों के साथ, या मैं कह सकता हूं कि जो आजकल बीजेपी की राजनीति है उस तरह के लोगों के साथ मिली। तो यह एक कहने का तरीका होता है कि मैं बहुत सामान्य हूं, बहुत सामान्य हूं। कौन सामान्य नहीं है? मैं तो जानता हूं इस देश में एक ही आदमी सबसे सामान्य है, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। उनसे ज़्यादा सामान्य कोई नहीं। लेकिन अगर स्टाइल में इस बात को कहा जा रहा है कि मैं बहुत सामान्य हूँ, बहुत सामान्य हूँ, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति कुछ और कहना चाह रहा है। फिर भी इतना तो समझ में आया है कि जो व्यक्ति फ़ोन जो कर रहा है और जो कहना चाह रहा है, जो कह रहा है और जो आ रहा है, सब में अलग अलग भिन्नता है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप शुभचिंतक हैं तो सोशल मीडिया में टहल रही चीज़ को मुझे भेज दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? सोशल मीडिया में आप कह रहे हैं पूरे जयपुर में टहल रही है, क्या आपने एप्लीकेशन डाली है तो भेज दीजिए। क्योंकि अगर आप हवा में बोल देंगे कि सोशल मीडिया पर टहल रही तो मैं क्या करूंगा? और अगर टहल रही है फर्जी तो फर्जी को फर्जी किया जाएगा। हमने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला न तो मैंने संज्ञान में भी लिया था कि वहाँ कोई ऐसी घटना घटी है। बहुत सारे समाचार हैं, न्यूज़ हैं, कितने पर कोई ध्यान देगा? और हर चीज़ पर हम लोग क्यों ध्यान दें? मोटी मोटी बातों पर आम नागरिक ध्यान देता है। खैर, मैंने ध्यान नहीं दिया था, और अगर ध्यान भी देंगे तो अपना विचार रख देंगे उस पर मानवाधिकार में तो कोई शिकायत जिन्होंने की होगी, अगर की होगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कल की घटना घटी तब तक मानवाधिकार में शिकायत चली गई। अगर गई होगी तो गई होगी, मुझे नहीं पता। न मैंने कोई शिकायत की है, न मेरा कोई प्रयोजन है कि किसी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके, भले मैं अधिवक्ता हूं, इस देश को कहीं से सही रास्ते पर ले चला जाए। मेरी समझ से देश और समाज गलत रास्ते पर जा रहा है, चिंता का विषय है। मुझे यह चिंता का विषय दिखाई दे रहा है। भाई ये बताइए कि क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि मूल निवासी का नारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में, और ब्राह्मण विदेशी हो गया भारत में? ये बिल्कुल चिंतित होने का नारा है। ये डरने का नारा नहीं है, चिंतित होने का नारा है। किस बात को लेकर? कि आखिर अपने ही लोगों में इतना विश्वास क्यों हो गया कि जो लोग सदियों से साथ में थे अब ये नारा लगाने लगे। और अगर हम दूसरी बात करें तो एक ऐसे वक्त में वो लोग ये नारा लगा रहे हैं जिस वक्त में वो खुद मान रहे हैं कि सत्ता में ब्राह्मण है, आरएसएस के जरिए वो मान रहे हैं। तो अगर टकराव हो जाएगा तो क्या हो सकता है, इसका भी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि संविधान हम सबका है, वो हम सबको अपनी छाया में रखता है। हम सब उसकी तरफ चलें। उसकी तरफ तब चलेंगे जब संविधान को जानेंगे। संविधान को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सरकार के क्रियाकलापों को संविधान के आईने में दिखाना, खासकर आलोचनात्मक पद्धति से पढ़ाने का यही तरीका होता है। अगर कहीं कोई सही काम सरकार करे तो उसको भी दृष्टांत के रूप में आप दिखा सकते हैं, गलत करे तो उसको भी। इससे जल्दी से संविधान सबको समझ में आता है। और अब मैं केवल संविधान पढ़ाने के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा पर्पस क्या है?
कि लोग सही और गलत को समझें और फिर रास्ते पर लौटें। आज इसी क्रम में मैंने सपा बसपा के नेताओं पर भी कुछ टिप्पणी की है कि ये लोग भी संविधान के हिसाब से कैसे नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सरकार में बैठे नेताओं पर चर्चा की, मोदी जी पर चर्चा की, उनके गवर्नर्स पर चर्चा की, पूरा मोदी जी की सरकार पर चर्चा की। फिर इसके बाद मेरी चर्चा का दूसरा विषय आए राहुल जी, कमलनाथ जी आए कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला, चुनाव में हार का कारण क्या है, उन्होंने क्या क्या गलत किया। चुनावी हार के माध्यम से मैंने उन पर चर्चा की। और अब देश इस स्थिति तक जा रहा है, इसको रोकने के लिए या विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निर्वहित करने के लिए जो विपक्ष की और पार्टियां हैं वो कैसे काम नहीं कर रही हैं, घरों में सोए पड़े हैं नेता, संविधान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैंने इस पर चर्चा की। अभी बहुत सारी चर्चा करनी बाकी है। मेरा प्रयोजन यही है कि अगर आपस में आक्रोश पैदा हो रहा है तो दो काम किया जाए जिससे आक्रोश कम हो। एक तो कि अगर कोई भारी गलती हुई है तो उसको स्वीकार किया जाए, गलती ऐसी है कि उस गलती पर आज चर्चा होनी भी चाहिए तो उसको भी स्वीकार किया जाए। और गलती मेरी समझ से सबसे हुई है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसी वर्ग से हुई है। हाँ, इस गलतफहमी में कोई न रहे, जब गिनाया जाएगा तो पता चलेगा। एक ही सवाल मैं पूछ दूंगा कि सन 90 के बाद जब दूसरी जातियों के लोग सत्ता में आए तो कितने स्कूल खोले, कितने संविधान की किताबों के लेखक पैदा हुए, तो धीरे धीरे चर्चा की जाएगी। इस नाते किसी से नफरत मत करिए, मोहब्बत से सब लोग रहें। जितने भी लोग गरीब हैं उनको सब्सिडी मिलती है, जितने लोग गरीब हैं उनको और दे दिया जा सब्सिडी, टैक्स के पैसे से दिया जा सरकार के माध्यम से, लोगों का नीचे से स्तर ऊपर उठाया जाए। ये सब बातें होनी है, की जाएंगी, सरकारों पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन किसी एक नेता पर कोई कानूनी कार्रवाई कर दिया जाए, ये मेरा न तो उद्देश्य है न मैं इस चीज में यकीन रखता हूं। मैं जहां जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, योगी जी की सरकार है और यह अपार्टमेंट अखिलेश यादव जी की सरकार के समय पर बना था। 2013-14 में अपार्टमेंट ये बन रहा था। आज तक इसका काम नहीं पूरा हुआ है, इसकी बाउंड्री नहीं पूरी हुई है। कितनी बार हम लोग थानों पर जाते हैं, एफआईआर तो होती ही नहीं, ना करवाने कोई मकसद होता है, बस ये होता है कि दबाव बन जाए, काम हो जाए। रेरा में मुकदमा गया, कंज्यूमर कमीशन में मुकदमा गया, कुछ नहीं होता है। तो इस नाते आम आदमी की चिंता के लिए मैं संविधान की तरफ लौटने की मांग कर रहा हूं। अब इसमें बिल्डर तो हिंदू है, सरकार भी हिंदुओं की, रेरा में बैठा न्यायाधीश भी हिंदुओं का, कंज्यूमर कमीशन में बैठे जज साहब भी हिंदू ही होंगे, और हम सारे जितने पीड़ित हैं सब हिंदू ही हैं। अब कोई हमसे ये कहे कि मुसलमानों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे, भाई हमारे लिए कोई दिक्कत इस तरह की तो है नहीं कि हम बोले। और अगर सब लोग केवल मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, सारे दलित यादव सवर्ण के खिलाफ बोलेंगे, सारे सवर्ण दलित और ओबीसी के खिलाफ बोलेंगे, ओबीसी में एक जाति दूसरे जाति के खिलाफ बोलेगी, तो जो नागरिकों के मुद्दे हैं उसको कौन बोलेगा। अकेले अकेले सब लोग जहां भी मुकदमा किए होंगे मजबूरी के कारण, 20-20, 25-25 साल से मुकदमे वो चल रहे हैं, उसमें न्याय दिलाना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व नहीं है। तो इस नाते मेरा अपना विश्वास है कि हम नेताओं को उनकी क्षमता, उनकी हैसियत, उनका दायित्व याद दिलाएं कि आप जिन पदों पर बैठ रहे हैं ना, ये बड़े पवित्र पद हैं, बहुत उम्मीद भरी पद हैं। 30 वर्षों बाद मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में आई थी। उनके नारे अगर देख लिए जाए तो भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले थे। तो सवाल नहीं होंगे कि वो नारे आप क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं, कर सकते हैं पूरे, सक्षम है वो। इंदिरा गांधी के बाद भारत को इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं मिला था वोट के आधार पर देखा जाए तो, ठीक है उतना वोट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद इन्हीं को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नेहरू जी को मिला, उसके बाद इंदिरा जी को, उसके बाद इनको मिल रहा है। तो सवाल तो बनेगा ना। तो मैं फिर से एक बार इस बात को दोहरा दूं, जयपुर में मेरे और जो दर्शक लोग हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं, आप भी जरा देखिए कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात है क्या जिसमें मेरा नाम, कि मैंने वहाँ के संत महात्मा एमएलए और एमपी जो भी लोग हैं, या बालकनाथ जी, योगी बालकनाथ जी हैं, मैं तो इधर ही नाम भी सुन रहा हूँ, मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट वहाँ के स्थानीय नेताओं में नहीं था। ठीक है, अच्छा काम करेंगे, हम लोग जान लेंगे, जानना भी चाहिए। लेकिन अभी इत्तेफाक से मैं नहीं जान रहा था। 4-6 दिन पहले हमारे चैम्बर में बात हुई, एक सज्जन, उनके एक तरह से शिष्य हैं, हमारे बहुत खास मित्र, उन्होंने उनका नाम लिया, बताया
तब मुझे जानकारी हुई, मैंने पता भी लगाया उन्हीं के जरिए बातचीत से। हमारे मन में उनके लिए सामान्य सा भाव है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है, ये मैं जानता हूं, न डालने का कोई प्रयोजन है। एप्लीकेशन तो भारत की जनता में डालनी है और भारत के नेताओं से सार्वजनिक अपील करनी है कि भारत को जो है ले चलिए आगे। शांति के लिए भारत जाना जाता है, उस रास्ते पर ले चलिए। तो यह बात जो फोन के रूप में मेरे पास आई है कि वहां आपका नाम टहल रहा है और आपने ऐसा किया, और कहने वाले ने 2-3 बातें कही हैं। मैं फ़ोन में रिकॉर्ड किया हूं उनकी बात, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको सुनाया जाएगा। जैसे ही मैंने कहा कि भाई मैं तो यही चाहता हूं कि देश संविधान के अनुसार चले, इसके अलावा मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है, न मैं ऐसा कोई बात आगे कहा हूं। उन्होंने कहा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर आप संविधान के अनुसार देश चलाना चाहते हैं तो होना चाहिए। तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा कि आप मेरे शुभचिंतक होकर मुझे सूचना दे रहे हैं, तो उसी बीच में ये सवाल क्या है भाई? ये एक लाइन में बताने वाली बात है। अगर इस पर मुकदमा कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान के तहत चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो कम से कम 200 दिन सुनवाई होगी। तो मैं कानून का विद्यार्थी, मुझे पता कि एक लाइन में इसका उत्तर नहीं हो सकता। अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 25 के तहत सबको धार्मिक प्रचार प्रसार की आज़ादी मिली है। पर्सनल लॉज हिंदुओं के भी और मुस्लिमों के भी, क्रिश्चियंस के भी बहुत सीमा तक लागू हैं। जो पर्सनल लॉज लागू हैं उनमें मुस्लिम का पर्सनल लॉज, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड गवर्न करता है। आपका पर्सनल लॉ था, आपने उसको हिंदू कोड बिल के जरिए अधिनियमित करवा लिया है, लेकिन करवा भले लिया है, आपके हिंदू पर्सनल लॉ कोड में केवल परंपरागत रीत से ही विवाह को स्वीकार किया गया है। कोर्ट मैरिज करने जाएंगे तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट हो जाता है। तो खैर बहुत सारी बातें चलेंगी इस पर, लेकिन जैसे मुझे उनको सुन करके ये लगा है कि ये कुछ कहना अलग चाह रहे हैं और बात अलग कर रहे हैं। फिर भी मैं यह मानता हूं कि मेरे शुभचिंतक होंगे और अगर ऐसी कोई सूचना होगी इसी नाते मुझे बताए होंगे। फिर भी आप में से किसी को अगर ऐसी सूचना कहीं दिखती है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन डाली नहीं है, क्योंकि प्रयोजन नहीं है मेरा। ऐसी एप्लीकेशन डाल के क्या हासिल हो जाएगा? जिनको लगता है हो जाएगा हासिल, वो डाल रहे होंगे, डालें। हमारा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन है सबके बीच मोहब्बत को पैदा करके देश को एक साथ जोड़ करके लेकर चलना, जिससे शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, व्यवसाय की बात हो, लोग एक दूसरे से बातचीत करें। हम शिक्षक लोग पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं? शोर तो मचा रहे हैं केवल, चाहे वो सरकार के समर्थन में या सरकार के विरोध में। तो ये देश का नुकसान नहीं है। जितने लोग IAS की कोचिंग चला रहे थे, चाहे पक्ष में या विपक्ष में बोलने लगे, हम लोग तो अपने क्लास में पढ़ाते थे, सरकार की सामान्य आलोचना करते थे, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अगर हम शिक्षक लोग इतना आवेशित हो गए हैं परिस्थितियों के कारण, तो विद्यार्थी भी हुए होंगे, वैज्ञानिक भी हो रहे होंगे, सेना के लोग भी हो रहे होंगे। तो देश को इतना आवेशित करके रखना ठीक नहीं है। यही मेरा सुझाव है, यही मेरा विचार है। शेष निर्णय लेने का काम तो सरकार में जो बैठे उनका है। अच्छा बुरा हमें लगा, कैसा लगा हम बताएंगे। तो आप सबको यह सूचना देनी थी, जिससे कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो आप अवगत रहें। जरूरत पड़ने पर मैं उनकी ऑडियो सुना सकता हूं। धन्यवाद।